राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। देश ने एक रत्न खो दिया। हमारे रतन टाटा जी 9 अक्टूबर 2024 को उनका देहांत हो गया। वो इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। उनका शरीर तो इस दुनिया चला गया है, पर उनका नाम और उनका काम जब तक ये दुनिया है वो एक हर भारतीय के दिल में रहेगा। वो जिंदा रहेंगे क्योंकि उन्होंने कभी भी अच्छाई करने से पहले ये नहीं सोचा कि किस धर्म का है, किस जाति का है, ये कौन है। कोई उनको मतलब नहीं था। उनको सिर्फ अगर पता चलती थी कि तकलीफ में है या हमारे देश में कोई दिक्कत आ गई है, आपदा आ गई है, तो बढ़ चढ़ के वो सबसे आगे हिस्सा लेते थे। आप सोचिए कि जितना टैक्स 3-4 राज्य मिलकर साल में इकट्ठा करते हैं, उतना टैक्स तो देश की उन्नति के लिए हर साल दे दे देते। कोरोना काल आया, देश में आपदा आई, 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने पीएम केयर फंड में दे दिया देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, ताकि देश इस आपदा से उभर सके। जहाँ कॉलेज में पढ़े, उस कॉलेज में उन्होंने एक फंड बना दिया, स्कॉलरशिप फंड बनाया, 500 करोड़ रुपए दिए। और साथ में ये भी कहा कि कोई भी दिक्कत जरूरत हो तो मुझसे बताया जाए, पैसा आपको मिलता रहेगा। बस कोई भी पढ़ने वाला बच्चा जो है, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, वो पैसे के लिए पढ़ाई न छोड़े। यहाँ तक कि देश के बाहर भी उन्होंने कॉलेजों को फंड दिया ताकि भारतीय को जाए तो उनको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना आए। स्कॉलरशिप के थ्रू उन बच्चों को भारतीय को बुलाया जाए। जितनी उनके बारे में बात की जाए उतना कम है। शायद ऐसा शख्स, ऐसा रतन देश को कभी दोबारा मिलेगा नहीं। आज की कहानी पे आते हैं। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की है। पर एक कहानी पहले भी आपको मैं इससे मिलती जुलती सुना चुका हूँ। वो कहानी थी वृंदावन की। और ऐसे कांड नाम है, ऐसे कांड जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत जल्दी रहती है केस को निपटाने के लिए, चाहे उसमें कोई बेगुनाही क्यों न पिस जाए। दूसरी उनकी मजबूरी हो सकती है कि शायद ऐसे केसों में पुलिस पे भी इतना दबाव बन जाता है, इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनकी मजबूरी बन जाती है कि किसी को उठा के जेल में ठूस दो, बस मुकदमा जो है, केस जो है वो खत्म होना चाहिए। कहानी मुजफ्फरपुर के एक थाना है मीरापुर, इसी के अंतर्गत एक गांव है संबलहेड़ा। संबलहेड़ा में दो परिवार रहते थे। एक परिवार में एक लड़का रहता था, सुरेश नाम का, और एक परिवार में एक लड़की, प्रिया नाम की। दोनों में प्यार होता है। लड़की नाबालिग होती है, 16-17 साल की उम्र होती है। पर सुरेश जो होता है तकरीबन 19 साल का होता है, बालिग होता है। प्रिया घर वाले बहुत समझाते हैं अपनी बेटी को, पर ये दोनों जने मानते नहीं। कई बार इनको आपत्तिजनक हालत में जब प्रिया घर वालों ने पकड़ लिया तो सुरेश को पीट पाट दिया उन्होंने और उसको हिदायत देकर छोड़ दिया। कई दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। वो समझाने पे बाज नहीं आता हूँ। पर 23 जुलाई 2017 को प्रिया जो है घर से गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। प्रिया घर वाले उसको ढूंढते हैं, तलाशते हैं, पर वो कोई मिलती नहीं है। जब वो मिलती नहीं है तो उसके बाद जो प्रिया घर वाले होते हैं तो पहुंच जाते हैं थाने मीरापुर। वहाँ बताते हैं कि साहब मेरी बेटी है, नाबालिग है, और उसको सुरेश नाम के लड़के ने बहला फुसला कर कहीं लापता कर दिया है, कहीं गायब कर दिया, भगा ले गया है। पर जब पुलिस सुरेश का पता लेके सुरेश के घर पहुंचती है तो देखती है सुरेश जो होता है वो घर में होता है। पुलिस सुरेश को उठा कर लाती है थाने, पूछताछ करती है। सुरेश मना करता है, पीटती है, टॉर्चर करती है, जो पुलिस का काम होता है। क्योंकि बिना खुराक दिए या बिना सख्ती से पूछताछ करे कोई मुजरिम अपनी जुर्म कबूल भी नहीं करता है। पर सुरेश ने शायद कुछ किया नहीं था, इसलिए टॉर्चर सहता रहता है और मना करता रहता है। जब पुलिस भी सोचती है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसकी कॉल की लोकेशन निकाली जाती है, उससे भी पता चलता है कि वो घर पे ही था, कहीं बाहर गया नहीं, या उससे एक आध 2 दिन के अंदर कोई उससे बात हुई नहीं है प्रिया से। तो पुलिस भी उसको घर भेज देती है, हिदायत देके कि तुम कहीं जाओगे नहीं, घर पे रहो, ये गाँव छोड़ कहीं जाना नहीं है। सुरेश घर पहुंच जाता है। 4-5 दिन और बीत जाते हैं। पुलिस अपनी इस तरह से तलाश करती रहती है, मुगलरों को छोड़ती है, पता करने की कोशिश करती है। 4-5 दिन बाद इस मीरापुर थाने से कुछ दूरी पर, 10-12 किलोमीटर दूर, एक झाड़ी में लाश मिलती है लड़की की, जली हुई, जिसकी शकल वकल पहचान में नहीं आती। जब मीरापुर पुलिस को भी सूचना मिलती है, पहुंचती है, इस और एक प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी यहाँ पर, तो प्रिया घर वाले बुलवाते हैं उसकी शिनाख्त करने के लिए। प्रिया घर वाले उस जली लाश की, जो सही से देखने में ठीक भी नहीं लग रही थी, पहचान में भी नहीं थी, उसको अपनी बेटी प्रिया के रूप में पहचान लेते हैं और रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अब लाश मिल चुकी थी तो पक्का हो गया था कि इसके साथ मर्डर हुआ है इसका,
किया है। अब प्रिया घर वाले सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं इस सुरेश पे ही। पुलिस की मजबूरी बन गई, वो सीधा नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जो गुमशुदगी थी वो 302 मर्डर में तब्दील हो गई थी। वो उसके बाद उठाते हैं सुरेश को और फिर उसके साथ टॉर्चर करना शुरू करते हैं। पर सुरेश नहीं मानता है, पर वो उससे जबरन उससे बयान लेते हैं और उस पर मुकदमा डाल के उसको जेल भेज देते हैं। और इधर प्रिया की जो बॉडी है जो मिली है, इसको दे देते हैं प्रिया घर वालों को। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब इसमें बहुत बड़ी पुलिस की गलती थी जो आगे आपको बताऊंगा मैं। इस बात को बीत जाते हैं तकरीबन तकरीबन 6 साल। 4 साल कुछ महीने जेल में रहता है सुरेश, उसके बाद उसको जमानत मिलती है। केस चल रहा होता है। सुरेश जब वहां से लौटता है तो जब पता चलता है कि भाई लाश मिल चुकी है, तो उसको लगता है किसी ने मार दिया होगा या कुछ हो गया होगा। पर सुरेश भी अब अपनी जो जीवन था उसका वो काटने लगा। जमानत पे है, तारीखें भुगत रहा है। पर 2024 की शुरुआत होती है जब, तो इसी मीरापुर गांव का एक शख्स जो होता है वो जाता है सहारनपुर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में, एक शादी समारोह में। जब वहाँ पहुँचता है वो, तो वहाँ उसकी नज़र जो होती है सहारनपुर में एक लड़की पड़ती है, एक महिला होती है, उससे पड़ती है, हाथ में बच्चा होता है उसके। वो उसको बहुत ध्यान से देखता है और उसको लगता है जैसे इसकी शक्ल प्रिया से मिलती जुलती है। और वो सोचता है कि प्रिया तो मर चुकी है, पर 7 साल कम नहीं होते हैं कि बहुत शक्ल में चेंज हो जाता है, शरीर की बनावट में चेंज हो जाता है। और उसके मन में एक शक पैदा हो जाता है कि प्रिया से इसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। पर आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि देश में दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल जो होती है काफ़ी मिलती जुलती है। अब वो शख्स जो होता है वहाँ से कार्यक्रम निपटा के वो आ जाता है सहारनपुर, ओ सॉरी मुजफ्फरपुर। जब मुजफ्फरपुर आ जाता है, अब वो सुरेश के घर पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास प्रिया की कोई फ़ोटो है। सुरेश मना कर देता है। तो इसके बाद वो पूछता है सुरेश की क्या बात हो गई, क्यों पूछ रहे हो। तो उसको बताता है कि यार मैं शादी के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था सहारनपुर, तो वहाँ मुझे एक महिला दिखी। उसकी शक्ल जो होती है काफ़ी जो है प्रिया से मिलती जुलती है। और मैंने गांव में जब पता किया तो पता चला कि 2017 के लमसम जब ये प्रिया गायब हुई थी, उसी लमसम में ये इस महिला के यहाँ आई है और एक परिवार के साथ रह रही है। इसके बच्चे भी हैं 2। सुरेश को बड़ा अजीब सा लगता है। कहता है मेरे पास फोटो तो नहीं है, पर प्रिया घर वालों के पास फोटो जरूर मिलेगी। वो जाते हैं प्रिया घर पे फोटो मांगने के लिए। पर प्रिया घर वाले जो होते हैं वो फोटो देने से मना कर देते हैं। जब प्रिया के घर वाले फोटो देने से मना करते हैं तो थोड़ा शक अब जो है सुरेश को भी होने लगता है। वो पहुंच जाता है मीरापुर कोतवाली और वहां जाके दोनों जो शख्स होता है, ये दोनों पहुंचते हैं तो बताते हैं पूरी बात। शुरू शुरू में पुलिस वालों को लगा कि ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, तो सुरेश बोलता है साहब मैं तो जेल काट ही रहा हूँ, 4 साढ़े 4 साल जेल काट के आया हूँ। इसके बाद जमानत, जब तक जमानत पे हूँ नहीं तो फिर जेल चले जाऊंगा, पता नहीं क्या साल के लिए मेरे को सजा हो जाएगी, तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। नए स्टाफ था, नए लोग आए थे वहाँ पर, क्योंकि पुराने जितने भी लोग थे ज़्यादातर उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो जो वहाँ के एक एसआई साहब होते हैं उनको सुरेश की थोड़ा हालत पे तरस सा आता है। वो कहते हैं कि क्या दिक्कत है, एक बार पता करने में, फोटो ही तो मांग रहा है, नहीं दे रहे हैं तो हम चलते हैं पता करने में दिक्कत क्या है। पुलिस आदेश देती है, फिर ये घर वालों को फोटो मांगती है। जब पुलिस का आदेश आता है तो वो फोटो दे देते हैं, उस शख्स को दिखाई जाती है। शख्स कहता है सर 7 साल हो गए हैं, थोड़ा फर्क है, पर हूबहू जो उसकी शक्ल है इससे काफ़ी मिलती जुलती है। अब पुलिस को भी थोड़ा डाउट होने लगता है कि जब इतना विश्वास से शख्स कह रहा है तो क्यों ना एक बार पता कर लिया जाए, कहीं अगर बाद में भेद खुला तो पुलिस की जो भद्दी बहुत बुरी तरीके से पिटती है ऐसे मामलों में, ऐसी लापरवाही में। अब एक टीम बनाई जाती है और टीम को लेकर पहुंचा जाता है सहारनपुर। पहले वहाँ के थाने से संपर्क किया जाता है, वहाँ की पुलिस ली जाती है और पहुंच जाते हैं उसी गांव में, उस जहाँ वो महिला दिखी थी। अब उस महिला के जब घर पहुंचते हैं, दरवाजा पीटते हैं। पहले पुलिस आता है, सास आती है, पूछते हैं उससे। तो इस लड़की के बारे में पूछा जाता है। तो पहले तो जो इसका लड़का जो होता है वहाँ पर निकलता है, वो दुनिया भर की इधर उधर कहानी बताता है कि वो कहीं बाहर गई है। और पुलिस धमकाती है और कहती है इसको बाहर निकालो। तो लड़की जब बाहर निकलती है तो वो मना कर देती है कि मेरा नाम तो कुछ और है, मैं वो हूँ ही नहीं। पर जब पुलिस उस फोटो को और उसको देखती है तो पुलिस को भी थोड़ा डाउट होने लगता है कि हो ना हो, इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। वो उसको पुलिस के थ्रू ले आती है अब वापस मीरापुर थाने, और साथ ही मेरे घर वालों को दोबारा बुलाती है। जब मेरे घर वाले बुलाते हैं तो मेरे घर वाले उसको पहचानने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि तो हमारी बेटी तो मर चुकी है,
उसका तो हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया, हमारी बेटी है ही नहीं। पर सुरेश बार बार कहता है कि नहीं साहब, ये मेरा ही है, आप कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए आप। अब इसके बाद पुलिस पे एक ही तरीका बचा था, डीएनए का। जब डीएनए की बात आती है, साहब कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होगा तभी पता चलेगी। अब डीएनए वाली बात जो है, अब थोड़ा इस केस में पीछे जाइए। जब वो जली हुई बॉडी मिली थी, तो पुलिस का पहला काम ये होता है, ये पक्का करना कि वो जिसकी शिनाख्त हो रही है कि वो शख्स है भी या नहीं, या सिर्फ एक घर वालों को पहचानने पर किसी भी मर्डर केस डालना सही कहाँ तक ठीक था। अगर उस टाइम ये डीएनए टेस्ट हो जाता, उसी वक्त पता चल जाती कि वो लड़की जो जली मिली है वो मीरा है कि नहीं। बहरहाल अब केस में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब डीएनए वाली बात आ जाती है, तो इनका सैंपल लिया जाता है, भेजा जाता है, रिपोर्ट आती है। मामला बहुत गंभीर था, रिपोर्ट भी जल्दी भेज दी जाती है। तो जो डीएनए सैंपल होता है, रिपोर्ट हो, मैच कर जाता है इस प्रिया घर वाले से और प्रिया का। अब कंफर्म हो चुका था कि प्रिया है। अब दो सवाल थे पुलिस की नज़रों में, या पुलिस को दो सवाल के जवाब चाहिए थे। पहला कि अगर ये जिंदा है तो जिस लड़की को प्रिया घर वालों ने पहचाना वो कौन थी। दूसरा कि इसने ऐसा क्यों किया कि अपने ही मौत का ढोंग रचा। एक बेगुनाह को 4.5 साल जेल में रहा, जमानत पे है, कोई सजा होगी तो क्या पता आजीवन कारावास होगी, 20 साल हो, कोई पता नहीं। अब जब इसके बाद थोड़ी प्रिया पर शक्ति दिखाई गई, तो प्रिया ने जो बात बोली वो शायद सुन के हर किसी के होश उड़ जाए। उसने बताया कि जो ये सुरेश है, इसके संबंध जिससे थे, ये शारीरिक रूप में थोड़ा, शारीरिक मतलब एक जो सेक्स के संबंध बनाने की ताकत होती है इसमें थोड़ी कम थी। इसी बीच इस प्रिया का एक दूसरे एक शख्स था सहारनपुर का, वो इसी गांव में आया हुआ था मुजफ्फरपुर, उससे इसका संबंध बन जाता है, प्यार हो जाता है। ये उससे बहुत संतुष्ट थी। अब ये इस सुरेश से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अगर ये चाहती उसे पीछा छुड़ाना था तो बहुत तरीके था, कोई जबरदस्ती कोई थी नहीं। पर ये चाहती थी कि सुरेश से पीछा भी छूट जाए और घर वालों को पता भी नहीं चले, और मैं जो नया शख्स है इसके साथ जिंदगी बिता लूँ। अभी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमें साथ रहना है तो मुझे मरना होगा। प्रिया बोलती है चीज को, तो कहता है क्या बात कर रही हो, हमें साथ रहना तो तुम मरना क्यों होगा। अब एक नाबालिग लड़की 16-17 साल की, उसका क्रिमिनल माइंड देखिए आप। वो कहती है कि एक काम करते हैं, किसी को भी मेरी तरह दिखने वाली लड़की को मार देते हैं और उसका चेहरा बिगाड़ देंगे, गांव के आसपास फेंक देंगे, अपने कपड़े पहना दूंगी, सबको लगेगा मेरी इलाज है। वो ऐसा ही करते हैं दोनों जने मिलके। एक राह चलती हुई लड़की बेचारी, इसके नसीब खराब था, इनके हाथ लग जाती है, उसको मारते हैं, अपने कपड़े प्रिया पहनाती है, उसका चेहरा बिगाड़ते हैं, जलाते हैं और झाड़ियों में फेंक देते हैं। पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस घर वालों बुलाती है और घर वाले शिनाख्त कर लेते हैं उसकी प्रिया के रूप में। अब सबसे बड़ा सवाल ये था इसमें कि लड़की कौन थी। इन दोनों शक्ति से पूछा जाता है। अब जो प्रिया का पति है उसको उठा लिया जाता है, तो बताते हैं साहब हम पता नहीं थी, वो तो रास्ते में जा रही थी, उठा लिया। सोचिए किसी को रास्ते उठा के इन्होंने ये जुर्माना काम किया। पर इसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती और ये पूछा उनसे क्या तुम्हारे माँ बाप को, प्रिया से पूछा, कि अभी पता नहीं चलेगी तुम जिंदा हो। तो इसमें एक नया मामला सामने और खुल के आया कि जब प्रिया वहां से लापता हो गई थी, तो 1-1.5 साल बाद ही इनको प्रिया के जिंदा होने की बात पता चल गई थी, फोन के जरिए प्रिया ने बता दी थी। पर इन लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि इनको जब पता चली कि मेरी बेटी जिंदा है, उसके बाद भी पुलिस को उन्होंने सूचना नहीं दी। इनको लगा शायद हो सकता है किसी को फंसा दिया है, तो फंसा रहने दो, हमारी बेटी तो खुश है। इस सब बात पुलिस को पता चली तो साथ में इनके जो माता पिता हैं प्रिया के, इन पर भी मुकदमा दर्ज किया। अब प्रिया पर डबल मुकदमा था, धोखाधड़ी 420 और प्लस में एक मर्डर। इसको तो अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी, पर उस शख्स के, सुरेश के 4.5 साल का कौन जिम्मेदार होगा। इतना पैसा लगाया, बेइज्जती हुई, 19 साल का था, 4 साल मिला लीजिए, 24 साल लगभग हो गया। ऐसे शख्स को लड़की भी देने को तैयार नहीं होता जिसपे मर्डर केस हो, लड़की मर्डर केस हो। पुलिस ने बयान दर्ज करके इन सबको कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। जिसमें से जो प्रिया घर वाले हैं इनको तो जमानत मिल गई थी 1.5-2 महीने बाद ही। पर प्रिया और उसका प्रेमी जो है वो अब भी जेल में है। आप सोचिए कि जो कहते हैं नाबालिग, नाबालिग में इतना क्रिमिनल माइंड हो तो उसको नाबालिग कैसे कर सकते हैं आप। इसको उसके साथ रहना था तो बहुत तरीके थे, भाग जाती। पर किसी बेकसूर को मार देना या किसी बेकसूर को फंसा देना, ये कहाँ तक जायज़ था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।